नमस्कार दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात तो पता होगी कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उस फैसले में कहा गया है कि जो अरावली रेंज की पहाड़ियां हैं उनमें से जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है उन्हें अब पहाड़ी माना ही नहीं जाएगा। एक नई परिभाषा आई है। इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि अब इनका संरक्षण खत्म, इनका खनन भी हो सकता है और इसी बात को लेकर पूरे देश में एक अलग ही माहौल है। इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। इतना तो आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसके बारे में थोड़ा और जानें और सिस्टमेटिक तरीके से जानें, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। हम इसी स्ट्रक्चर में इस टॉपिक को समझने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर मेरी क्या राय है उसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए इस टॉपिक को तैयार करेंगे तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत की नहीं पूरी दुनिया की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। भारत में तो है ही, भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है और उसमें भी ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। पर्वत कई तरह के होते हैं। वलित पर्वत होते हैं, भ्रंश पर्वत होते हैं, ब्लॉक पर्वत होते हैं। इसके बारे में हम कभी विस्तार से पढ़ेंगे। उनमें से ये पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय भी वलित पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये सबसे पुरानी है। अगर आप थोड़ा बहुत मैप देखते हैं, जो इस मामले में तो आपको देखना ही चाहिए, तो आपको पता होगा कि अरावली का विस्तार किधर है। भारत का नक्शा है, आप मैप में इधर कहीं देखिए, मैप खोलिए, आपको पता चलेगा। पॉलिटिकल नहीं, प्राकृतिक मैप भी आता है, उसमें आप देखेंगे तो ये विस्तार ऐसे है। लेकिन इतने से काम नहीं चलता कि मैप में देख लिए और जान गए कि हो गया, ऐसे नहीं होता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विस्तार की दिशा क्या है, तब आप क्या बताएंगे? थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल ओवरऑल अगर पूछा जाए कि भारत में कहाँ स्थित है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में ये स्थित है। बहुत सारे लोगों को ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, इसमें कन्फ्यूजन होता है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये दिशा, ये भी मैं थोड़ा जल्दबाजी में ही समझा रहा हूँ। इसको हम पूर्व कहते हैं, इसको हम पश्चिम कहते हैं, इसको हम उत्तर कहते हैं और इसको दक्षिण कहते हैं। अभी मैंने भारत का नक्शा बनाया था ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए बन गया। तो उत्तर पश्चिम का क्या मतलब है? ये नॉर्थ साउथ है, इसमें आधे से ऊपर है ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम उत्तर कह देंगे, और इधर का जो हिस्सा ये पश्चिम है और यहीं कहीं इसका विस्तार है। तो ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया। ये दक्षिण है ना, दक्षिण साइड में, और पूर्व साइड में ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है। इन दिशाओं का जो है ज्ञान आपको बहुत जगहों पर हेल्प करता है, ख़ासतौर से सी सेट में। जो लोग ओवर स्मार्ट बन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि सर ये बताने की क्या ज़रूरत है, तो हम पढ़े हैं। दिशा वाले जो प्रश्न होते हैं सी सेट में, बहुत सारे प्रश्न इसी ज्ञान की कमी की वजह से गलत होते हैं। आपको लगता है कि अरे हम जानते हैं, 5 कदम दाएं चला, आगे बढ़ा, फिर दक्षिण मुड़ गया, ऐसे। फिर पता चलता है कि उसमें इन दिशाओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी था। तो प्रीलिम्स की बात जब मैं कर रहा हूँ तो सी सेट जहाँ आएगा वहाँ मैं बताऊँगा कि ये सी सेट में भी काम की बात है। खैर, तो यहाँ मैंने बताया उत्तर पश्चिम। अभी आगे हम चलते हैं, एक चीज़ और इसी से संबंधित है। फिलहाल कभी कभी इसकी एज पूछ ली जाती है, किस युग में ये बना था। प्री कैम्ब्रियन युग में ये बना था। ठीक, इसमें भी जब आप पढ़ेंगे, पृथ्वी का इतिहास पढ़ेंगे, तो इस युग के भी अलग अलग कैटेगरीज आप देख पाएंगे कि उसको भी कई खंडों में बांटा गया है। तो थोड़ा डिटेल से आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। वर्तमान में इसकी हालत क्या है कि ज़्यादातर ये मतलब इसका क्षरण हो गया है, और जो नहीं क्षरित हुआ था, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लालच कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, वो खोद रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, खनिज निकाल रहे हैं, उससे और क्षरण हो रहा है। यही तो मुद्दा है, इसी पे बात करनी। अभी मेंस की बात करेंगे इसी में। अगर भौगोलिक विस्तार की बात करें तो अलग अलग जगहों पे, जैसे वीडियोस आपने देखी होंगी, कहीं पे कोई कहेगा कि 700 किलोमीटर है, कहीं पता चलेगा कि 800 किलोमीटर है, कहीं कहीं पर 1000 किलोमीटर भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ऑथेंटिक तरीके से जब आप
कई स्रोतों से इसको वेरीफाई करेंगे तो अभी इतना ही बचा है, 692 किलोमीटर जो है ये। चूँकि हम एग्ज़ाम के नज़रिए से देख रहे हैं तो हवाई बातें नहीं कर सकते। एक्चुअल में इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी हमने देखा क्षरण भी हो गया है और भी चीज़ें हैं। तो 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मैं इसकी बात कर रहा था कि विस्तार की दिशा क्या है। याद आ रहा है, अभी मैंने बताया उत्तर पूर्व, ठीक, दक्षिण पश्चिम, ये सब। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। आपने मानसून पढ़ा है। मानसून जब आता है, जब इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मानसून की दिशा क्या होती है, पढ़ा है कभी, ध्यान दिया है? मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, इसे बना देते हैं, ऐसे मानसून आया, ठीक, तो आप दिशा पढ़ते हैं, हर बार न्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही पढ़ा होगा। वहाँ भी आप कंफ्यूज होते हैं अगर आपको ये नहीं पता है तो, और यहाँ तो होंगे ही। पता चले यूपीएससी ने पूछ दिया कि अरावली का विस्तार जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ये एक स्टेटमेंट है और भी कथन दिए गए हैं, आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, तो कैसे आप जानेंगे? फिर से मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये नॉर्थ है, ठीक, और ये वेस्ट है, पश्चिम है, ऐसे विस्तार है। अब कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि इस इधर से जो है इसका विस्तार है। अब दक्षिण पश्चिम मान लीजिए यहीं पर हम खींच दें, ऐसे ऐसे यहाँ पर खींच दें, ऐसा तो है नहीं कि इसको खिसका नहीं सकते। तो ये दक्षिण से शुरू हो रहा है और उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक, ये ऐसे दक्षिण से उत्तर की, एकदम सीधा सीधा नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसे जा रहा है। इसीलिए तो हम इसके साथ एक और शब्द भी जोड़े हैं। लेकिन दक्षिण भी किस तरह का दक्षिण, ये पश्चिम वाला, फिर मैं काट देता हूँ। देखिए इधर भारत की बात हो रही है, भारत के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ महाराष्ट्र में बना दिया, खैर यहाँ पे तो भारत के संदर्भ में दक्षिण से शुरू होते हुए उत्तर की ओर, लेकिन ये पश्चिम की तरफ है, पश्चिम से शुरू होकर पूरब की ओर जा रहा है, देख रहे हैं। अगर ऐसे जाता तो हम कहते कि दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, और ऐसे जाता तो हम कहते कि पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, लेकिन ये सीधी लाइन तो है नहीं। तो ये जब ऐसे जाएगा, ये तीर ऐसे जाए, तो हम इसे कह रहे हैं, दिशा आप देख ही रहे हैं, दक्षिण से शुरू होते हुए उत्तर की ओर, लेकिन पश्चिम से होते हुए पूरब की ओर ऐसे जा रहा है। मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है आपको समझाने के लिए। ये इसका विस्तार है। शुरू कहाँ होता है? पालनपुर, गुजरात में, और इसकी समाप्ति होती है दिल्ली रिज तक। यहाँ से कथन आपसे बनाया जा सकता है कि अरावली रेंज का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। हिमालय के बारे में कई बार क्वेश्चन आए, यूपीएससी ने कई बार पूछा है हिमालय को लेके, खास तौर से आपने गार्ज नाम सुने होंगे, 2 गार्ज हैं, एक उत्तर में एक दक्षिण में, उनको लेके पहाड़ियों के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किन पहाड़ियों से किन पहाड़ियों के बीच में है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अरावली से पहले भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं, पीसीएस में तो ये पूछा भी गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किन किन राज्यों में, अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन की बात करें तो यूपीएससी ने पश्चिमी घाट को लेकर पूछ लिया था आपसे कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, किन किन राज्यों में है। क्या अरावली के बारे में नहीं पूछा जा सकता? इस बार तो बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये तो आपने देख लिया, लेकिन किन किन राज्यों में है ये देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान में सबसे ज़्यादा हिस्सा है, हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है। बाकी आप जान गए कि सबसे ज़्यादा विस्तार राजस्थान में है। तो 4 राज्यों में इसका विस्तार है। इसको अगर सिर्फ राज्य पूछे तो कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है ये कथन दिया जाए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर पूछे तो दिल्ली को भी शामिल करिए, ठीक है ना। अब कुछ और बातें, ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ तथ्य मेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मेंस के लिए अलग से डिस्कस करेंगे इसी में। इसकी जो पीडीएफ है ये मैं ऐप में दे रहा हूँ ऐप में दे रहा हूँ, स्टडी विद मास्टर ऐप है, इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टॉप 300 की जो पीडीएफ है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैं अभी दे देता हूँ, वहाँ आप मैसेज करेंगे, नोट ले लेंगे। आप जानते हैं लगातार 4 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, तो अरावली का जो निर्माण है वो फोल्डिंग प्रक्रिया से हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फोल्डिंग प्रक्रिया क्या होती है या किससे जुड़ी हुई है भूगर्भिक इतिहास के संदर्भ में, तो आप क्या बताएंगे? आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा, एक पन्ना फाड़ लीजिए, ऐसे रख दीजिए और इधर से भी दबाइए, इधर से भी दबाइए, वो पन्ना मुड़ेगा ऐसे ऐसे ऐसे, यही फोल्डिंग है। कपड़ा रख लीजिए, दस्ती रख लीजिए, उसको दबाइए, ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा।
तो ये फोल्डिंग प्रक्रिया हिमालय का आपने अगर पढ़ा होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी तो और अच्छे से समझ में आएगा। और ये फोल्डिंग होती कैसे है? दो प्लेटें, अब इसमें भी थोड़ा सा इतिहास मुझे समझाना पड़ेगा पृथ्वी का। ये जो धरती है अलग अलग प्लेट्स हैं और उन्हीं प्लेटों के ऊपर महाद्वीप वगैरह बसे हुए हैं, कुछ हिस्सा पानी में भी डूबा हुआ है। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं ऐसे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दौड़ के टकरा गई, कुछ 5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चल रहा। हमारा जो अभी हिस्सा ये स्थल वाला, मान लीजिए आप यूपी में रह रहे हैं, ये हर दिन थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, लेकिन पता तो नहीं चल रहा। तो ऐसे ही धीरे धीरे खिसकाव होता है। उस दौरान बीच में जो जगह होती है, मान लेते हैं खाई है, यहाँ पानी है, उसमें नदियाँ आके गिर रही होती हैं और ढेर सारा मलबा बालू वगैरह सब इकट्ठा होता है। जब ये दोनों खंड आपस में टकराने की स्थिति में होते हैं, पास आने लगते हैं, तो ये जो मलबा है ये दबने लगता है दोनों तरफ से। जैसे मैंने बताया ना, ये पेपर है, इधर से दबाइए इधर से दबाइए, वो दबने की वजह से उसमें ऐसे वलन शुरू होता है, मोड़ शुरू होता है और यही ऊपर उठने लगता है, तो वलित पर्वत बन जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट है। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपके समझ को मजबूत बनाती हैं, इसे मैं कहता हूँ बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, खैर, तो फोल्डिंग प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। हिमालय से भी पुरानी ये पर्वत श्रृंखला है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को नए से पुराने के क्रम में सजाइए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कंसेप्ट और तथ्य दोनों का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, समय के साथ साथ अपक्षय बहुत हुआ है, अपर्दन हुआ है। अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर होता है आपको पता है? बहुत सारे लोग शुरू शुरू में ये सब पढ़ते हैं, आगे चल के बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। अपक्षय अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। पता चले कि यूपीएससी इसी को लेकर क्वेश्चन पूछ ले, और इसलिए पूछ लेगी क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि अरावली का क्षरण हुआ है। तो किस प्रक्रिया से क्षरण हुआ है, अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस पर विस्तार से बात करनी चाहिए किसी दिन। तो अपक्षय का मतलब होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये पत्थर है, ढेला है मान लेते हैं, और ये धीरे से भीग गया। नॉर्मल ढेला मान लेते हैं, खेत का ढेला तो समझ ही रहे होंगे, भोजपुरी क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो ये भीगा और पानी इसको घोल के लेके जो है इसे फैला दिया, ये अपक्षय हो गया। मान लीजिए चूना रखा हुआ है, समय के साथ वो भी जो है उसके टुकड़े गिरने लगते हैं। या दीवार में आपने देखा होगा, दीवार खड़ी है, दीवार पुरानी होती जा रही है, तो उसमें से कण टूट टूट के गिरने लगते हैं। सबसे पहले जो प्लास्टर हुआ है वो गिर जाता है। ईंट 2 नंबर का ईंट है तो वो टूट टूट के गिरना शुरू हो जाता है। ठीक, इसको हम कहते हैं वेदरिंग, अपक्षय। अपर्दन का मतलब ये होता है कि कोई बाहर से बल लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहीं ये ढलवा है, यहाँ से पानी बहा दिया आपने, अब वो पानी, बहता हुआ पानी इसको काट ले गया। ठीक, काट ले गया तो अपर्दन हो गया। हवा चल रही है, उससे कट गया, अपर्दन हो रहा है। दोनों का अंतर ये है। तो उसकी वजह से क्या हुआ भाई, ऊंचाई कम हो गई है, गोलाकार घाटियाँ बन गई हैं। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है कि जो थार का रेगिस्तान है उस पर, अब थार का रेगिस्तान और इसका क्या कनेक्शन अभी हम समझाएंगे, उसमें किस किस तरह की आकृतियाँ पाई जाती हैं। रेगिस्तानीकरण बढ़ रहा है, अरावली के किनारे भी आ चुका है, आप जानते हैं। तो ऊंचाई कम है, गोलाकार घाटियाँ पाई जाती हैं, वो मैंने एक्स्ट्रा बताया, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो दर्रे हैं वो चौड़े हो गए हैं, विकसित हो गए हैं, क्योंकि अपर्दन अपक्षय हुआ है, रास्ता काफ़ी चौड़ा हो गया है। हिमालय क्षेत्रों में आप जाएंगे तो दर्रे बहुत पतले हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं बीच में दर्रे हैं। यहाँ पर पहाड़ियाँ उतनी ऊंची नहीं हैं और रास्ता जो है इसमें हाईवे वगैरह भी बने हुए हैं दर्रों में। खैर, अरावली नवीन पर्वत नहीं है बल्कि प्राचीन वलित पर्वत है। एक कथन यूपीएससी ने पूछा था, उसमें यही ट्रिक थी। अरावली के बारे में एक बात लिखी गई थी और ये प्राचीन वलित पर्वत जो है, ये वाला शब्द जो है ट्रिक था। बहुत सारे लोग फ्लो में उसको ध्यान नहीं दिया और गलती करके आए थे। ठीक है, खैर, चोटियों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं? अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान से देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। ये माउंट आबू में है, राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ गुरु दत्तात्रेय मंदिर स्थित है। कभी कभी सांस्कृतिक पक्षों को जोड़ के भूगोल में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक चोटी है जिसका नाम है शेर, 1597 मीटर ऊंची है, राजस्थान की दूसरी प्रमुख चोटी है। और एक है अचलगढ़, ये माउंट आबू क्षेत्र में है।
ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अचलेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुंभलगढ़ पर्वत क्षेत्र है राजस्थान में, यहीं पर कुंभलगढ़ दुर्ग भी है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। यह एक माउंटेन रीजन है और अलग पीक नहीं है ये बेसिकली, और परीक्षा में यह पूछा जाता है अक्सर, इसीलिए मैंने इसको ले लिया है। फिलहाल दिल्ली रिज इसी का हिस्सा है। अरावली का उत्तरी विस्तार है, जैसे ये विस्तार है ना, इधर दिल्ली है, मान लीजिए कि मैंने फिर से ऐसे बना दी, ठीक है, ये भारत है, तो ये इसका आखिरी छोर यहाँ दिल्ली के आसपास भी जाता है, तो दिल्ली रिज जैसे हम कहते हैं। रायसीना पहाड़ियाँ आपने सुनी होंगी, दिल्ली में रायसीना डायलॉग होता है, तो वो चीज़ JNU का कुछ कैंपस का हिस्सा आप देखेंगे, वो भी इसी के तहत आता है। फिलहाल तो ये उसका उत्तरी विस्तार है, ऊंचाई कम है, दिल्ली के पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, इस पर अभी हम बात करेंगे। प्रमुख पर्वतीय भाग की बात करें, माउंट आबू की बात हमने की, अलग से समझ लीजिए कि एक अलग पर्वतीय खंड है राजस्थान का, ये पर्यटन स्थल भी है। यहाँ से प्रीलिम्स के लिए एक अलग सेक्शन जुड़ता है कि अरावली से संबंधित जो नदियाँ हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपको पता है कि नहीं, पूछा जाएगा। अरावली जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक पर प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत पहले पूछा गया है। बताइए जल विभाजक क्या होता है। मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, अब यहाँ से जो नदी निकलेगी वो इधर तो नहीं जाएगी, वो इधर ही बह के जाएगी। यहाँ की जो नदी निकलेगी वो इधर ही जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे टॉप पे है, तो टॉप पे पानी है, तो या तो एकदम बीच में है तो दोनों तरफ बटेगा, या थोड़ा सा किनारे है तो इधर आ जाएगा, थोड़ा सा किनारे तो इधर आ जाएगा। चाहे बारिश का पानी हो, चाहे नदियों का पानी हो, पर्वत जो है उन्हें विभाजित कर देते हैं दो हिस्सों में। तो इसीलिए सामान्यतः किसी भी ऊंचे स्थल को, मतलब ऊंचा स्थल लंबा, सैकड़ों किलोमीटर लंबाई की बात कर रहा हूँ, उन्हें हम जल विभाजक के तौर पे देखते हैं। जैसे आप अभी भारत का ओवरऑल आप बात करेंगे तो जो दक्कन का पठार है उसे भी जल विभाजक के तौर पे आप देख सकते हैं। तो ये जल विभाजक का काम करता है। पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं ये थोड़ा समझ लीजिए। लूनी एक नदी है, सबसे प्रमुख है, सुकरी है, जवाई है, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं अरावली से निकलकर। और ये अंतः प्रवाही नदियाँ हैं, यानी कि ये वो नदियाँ हैं जो स्थल से निकल रही हैं, मतलब मान लीजिए पहाड़ी है और स्थल में ही विलीन हो जा रही हैं, कहीं झील में जाकर या किसी समुद्र में जाकर नहीं मिल रही हैं, तो इन्हें अंतः प्रवाही नदियाँ कहा जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है, बनास है, साबरमती है, माही है, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। लूनी नदी के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। इसका उद्गम कहाँ होता है, नाग पहाड़ी से अजमेर के पास, और अरब सागर तक नहीं पहुँचती है, ये इंपॉर्टेंट है, लूनी पर प्रश्न पूछे गए पहले भी। कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है, ठीक। इसके बाद अब हम धीरे धीरे मेंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी प्रीलिम्स वाला पोर्शन ही है, मेंस के लिए मैंने अलग से हेडिंग रखा हुआ है। इसका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरावली पर्वत मानसून पवनों को रोकने में असमर्थ है। मैंने एक एक क्लिप देखा बेसिकली खान सर का, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर आप उससे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं क्लियर कर दूँ, हो सकता है कि उन्होंने वीडियो में बहुत अच्छे से, आप जानते बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद इसमें और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि अरावली यहाँ पे नहीं रहेगी तो यहाँ की पूरी हवाएं जाके यहाँ पर टकराएंगी, और जो भी है वो जो भी प्रभाव बता रहे थे बहुत अच्छा बता रहे थे। उसमें एक चीज़ समझने लायक है, मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं उनकी बात काट नहीं रहा हूँ, ऐड करना चाहूँगा एक चीज़। अरावली मानसून पवनों को रोकने में वैसे भी असमर्थ है, ये मानसूनी पवनों को रोकती नहीं है, ध्यान से समझिए। उस वीडियो को, क्लिप को देखने के बाद जिसने भूगोल नहीं पढ़ा है उसको यही लगेगा कि पर्वत को, ये जो पर्वत है अरावली पर्वत, ये मानसूनी पवनों को रोकती है और उसकी वजह से कोई प्रभाव उत्पन्न होता है। नहीं, ये नहीं रोकती, इसीलिए तो मरुस्थल बना हुआ है। थोड़ा समझ लीजिए इसको अच्छे से फिर से। मानसूनी पवनें इधर से आ रही हैं, अभी हमने बात की है, और ये विस्तार है। अब जानते हैं मानसूनी पवनें दो भागों में बढ़ जाती हैं, यहाँ से एक ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा हो जाती है, यहाँ से अरब सागर वाली, यहाँ से भी जो है कुछ शाखाएं इधर जाती हैं, नर्मदा होते हुए उसकी घाटी से होते हुए इधर इधर जो हवाएं आ रही हैं वो इसके लंबवत पड़ जाती हैं। ये जो पर्वत है इसके लंबवत पड़ जाती हैं, तो ये रोक नहीं पाता, यहाँ से हवाएं ऐसे निकल जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। अगर ये पहाड़ी ऐसे होती
तो यहाँ पर रेगिस्तान नहीं होता, आगे मैंने कहीं लिखा भी होगा, यहाँ पर हरियाली होती, जैसे केरल का माहौल है वैसा यहाँ पे होता। क्योंकि ये हवाएं नहीं रुकती हैं यहाँ पर, ये आगे बढ़ जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे बारिश कम होती है। और जब बारिश कम होती है तो जाहिर सी बात है कि वनस्पतियाँ कम होंगी, मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, तापमान बढ़ता है तो उसका और उल्टा असर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु बन जाती है, इसकी वजह से थार मरुस्थल का विस्तार इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। अच्छा, यदि अरावली ऊंची होती तो उत्तर पश्चिम भारत मरुस्थल नहीं होता। ये एक लाइन आप लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट बात है। अभी कुछ और बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे मेंस के लिए। अगर मिट्टी की बात करें, वनस्पतियों की बात करें, आपको पता है यूपीएससी ने लगातार कई बार पूछा है वनस्पतियों पे, रेगिस्तानी वनस्पतियों पे, खासकर एक बार इसका नाम लेकर थार के वनस्पतियों की बात की थी। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी होती है। ठीक, वनस्पति में शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। इनकी विशेषताओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो झाड़ियाँ हैं कांटेदार क्यों हो गई, मोम जैसी उनकी पत्तियों की विशेषता क्यों हो जाती है, ये सब पानी की कमी की वजह से। उनकी जड़ें ज़्यादा गहरी क्यों होती हैं, ये सब इस वजह से क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, और उसके अनुसार पौधों ने, वृक्षों ने अपने आप को अनुकूलित कर लिया है। ठीक है, असली मामला अभी जो चल रहा है वो इसकी वजह से कि ये जो क्षेत्र है खनिज संसाधन में बहुत समृद्ध है, और जितने बड़े उद्योगपति हैं, जो खनन माफिया हैं, उनकी नज़र यहाँ है, गिद्ध की तरह नज़र है। वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि इसका जनता पर क्या असर होगा, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, जलवायु, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस पैसा दिखता है। लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। और मैं तो ये बातें कह पा रहा हूँ, ये शब्द आप इंटरव्यू में मत बोलिएगा, खनन माफिया, इस तरह का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, निगेटिव शब्द है। खैर, लेकिन ऐसे बोलचाल में तो बोल ही सकते हैं। अरावली खनिज संपदा से समृद्ध है, यहाँ पर तांबा पाया जाता है, जस्ता, सीसा, संगमरमर, फास्फेट, ये सब पाए जाते हैं। संगमरमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ खनन, मतलब राजस्थान में संगमरमर उद्योग जो है इसी अरावली पर ही निर्भर है। बाकी राजस्थान में अरावली से इतर भी और भी जगहों पर खनन होता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकाली जाती हैं, और क्वेश्चन भी पूछा गया है उस पर, कौन कौन से खनन क्षेत्र हैं। ये अलग से पीसीएस वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे स्टेट वाइज तैयार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बातें हो गई प्रीलिम्स के लिए। इसमें जैव विविधता और पारिस्थितिकी के लिए अरावली उत्तर पश्चिम भारत की पारिस्थितिकी रीढ़ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यह भू कटाव को रोकती है। अगर अरावली न हो तो जो हवाएं अपर्दन करती हैं वो तेज हो जाएगा, कटाव बढ़ जाएगा। भूजल पुनर्भरण में सहायक है, इसके बारे में आप जानते हैं। अरावली जो है, मान लीजिए ये रेंज है, अब इस पर जो पौधे हैं, पेड़ हैं, जो भी हैं, थोड़ी बहुत बारिश होती है तो ये तो इतना तो है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बारिश वगैरह हो रही है, छोटे छोटे कभी नदियाँ निकल जाती हैं, मौसमी नदियाँ निकल जाती हैं, उनकी वजह से जो ज़मीन के अंदर धीरे धीरे पानी आ रहा है तो वो वाटर लेवल को मैनेज करने में आसान बना देता है। पानी पर्याप्त मिल जाता है, पर्याप्त नहीं तो कम से कम वो वाली स्थिति नहीं होती कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। इसकी वजह से भूजल का मेंटेनेंस बेहतर होता है। ठीक है, बाकी एक बात दिल्ली में बैठे कुछ मूर्खों को समझ में नहीं आ रही है कि दिल्ली के लिए ये ग्रीन लंग की तरह काम करता है, फेफड़ा है ये। अगर ये ना हो तो बहुत भयानक स्थिति होगी, अभी हम बात करेंगे मेंस के लिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व है यहीं पर, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है, और भी राजस्थान में है, लेकिन यहाँ पर अगर हम अरावली की बात करें तो ये दो ध्यान रखिएगा। अरावली से जुड़ी क्या समस्याएं हैं? अवैध खनन हो रहा है, वन क्षरण हो रहा है, शहरीकरण का दबाव है, भूजल स्तर में गिरावट हो रही है, ये सारी चीज़ें। अभी तो अगर ये काट दिए जाए तो ये और समस्या हो जाएगी पानी की। दिल्ली के लोग जो पानी पी रहे हैं काफ़ी हद तक उसकी वजह से मेंटेन हुआ है, तो इन्हें मिलता है। फिलहाल मुख्य परीक्षा के लिए कुछ विशेष एनालिटिकल पॉइंट्स हैं, ये आप ध्यान रखें। जब आप मेंस लिखेंगे तब ये बातें आपको बहुत काम आएंगी, थोड़ा विस्तार से मैं समझाता हूँ। अरावली का भौगोलिक पर्यावरणीय महत्व, बाकायदा आप डायग्राम बना के लिख सकते हैं, आप चित्र बना के लिख सकते हैं। मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा, जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम में, ध्यान रखिएगा, इसे तैयार कर लीजिए।
जब भी इसका नंबर आएगा मैं इस पे क्वेश्चन दूंगा और आपको लिखना होगा, और बहुत अच्छे से लिखिएगा, ये सारी बातें याद कर लीजिए। मेंस में तो ये मान के चलिए पूछा ही जाना है, इतना ये अभी से लिख लीजिए, लगभग 99% संभावना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। जलवायु नियामक के रूप में ये कैसे काम करता है? अरावली उत्तर पश्चिम भारत में स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करती है। यह गर्म शुष्क पवनों की तीव्रता को कुछ हद तक कम कर देती है। थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को धीमा कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो ये नियामक का काम कौन करेगा? अगर अरावली ना हो तो ये जो हवाएं हैं जो अरावली से टकरा के वहीं धीमी हो जाती हैं, रुक जाती हैं, दिल्ली तक पहुंचेंगी और उसका असर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आ जाएंगी। तो ये बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। ये नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। ये इसकी वजह से जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उससे क्या क्या असर पड़ेगा बाकी जनजीवन पे, इसकी तो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान कितना बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, तापमान और बढ़ेगा और दिक्कत होगी। तो ये नियामक के रूप में ये काम करता है। अरावली पर्वत थार मरुस्थल और गंगा के मैदानी भागों के बीच एक आंशिक जलवायु अवरोध के रूप में काम करता है। वैसे भी जब आप भारत का जलवायु विभाजन पढ़ेंगे, भारत के जलवायु क्षेत्र पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको इसका महत्व समझ में आएगा। ठीक है। जल संसाधन प्रबंधन में इसकी क्या भूमिका है? अरावली जल विभाजक का कार्य करता है, ये तो हम जानते हैं, अभी मैंने बताया। वर्षा जल का संचयन और भूजल पुनर्भरण में ये बहुत सहायक है, ये भी ध्यान रखिए। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली की कई नदियाँ इसी पर निर्भर हैं, अभी हमने नदियों की बात की थी, ये आप लिख सकते हैं अलग सेक्शन में। बहुत सारे लोग ओवरऑल टॉपिक के बारे में जानते हैं लेकिन बहुत इमोशनल होकर लिखते हैं, किसी एक ही टॉपिक पर पूरी कहानी लिख देते हैं। आप एक ही एंगल से 10 पॉइंट लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि 10 एंगल से एक एक लाइन लिखिए, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मरुस्थलीकरण रोकने में इसकी क्या भूमिका है मैंने अभी बताया, अलग से इसकी हेडिंग लिख कर जो है आप बता सकते हैं। मृदा अपरदन को रोकता है, बालू के टीलों को स्थिर करता है। जो थार के मरुस्थल में बालू के टीले हैं वो खिसकते हुए इधर आ जाएंगे अगर ये ना रहे तो। बाकी भारत की डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल सिस्टम का ये हिस्सा है। जैव विविधता संरक्षण का काम ये करता है। अरावली एक इकोलॉजिकल कॉरिडोर भी है, पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के बीच में ये संपर्क साधने में मदद करता है। कई संकटाग्रस्त प्रजातियां यहीं पर पाई जाती हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली एनसीआर का ग्रीन बफर भी है ये, इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, बहुत खूबसूरत पॉइंट्स हैं, मेंस में बहुत नंबर मिलेंगे। शहरी पर्यावरण सुरक्षा के मामले में अरावली जो है वायु प्रदूषण कम करता है। अगर ये ना हो और वहाँ की जो धूल है दिल्ली तक आने लगे और यहाँ के धुएं से मिलने लगे तो आपको क्या लगता है, कल्पना की जा सकती है कि कितनी भयावह स्थिति होगी? नहीं की जा सकती। धूल भरी आंधियों को रोकती है, दिल्ली की एयर क्वालिटी में इसकी भूमिका निर्णायक है। सामाजिक आर्थिक महत्व की बात करें, ये भी एक एंगल है। जो ग्रामीण आबादी है उसकी कृषि है, पशुपालन है, वनोपज है, ये इन्हीं पर निर्भर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन में भी इसका महत्व ये आप जानते हैं, माउंट आबू लोग जाते हैं, आप भी गए होंगे। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में इसकी बहुत अहम भूमिका है। अगर अरावली पर्वत नहीं रहा तो, मान लीजिए क्वेश्चन इसी एंगल से पूछ लिया गया और यही तो मुद्दा है कि अरावली नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो मरुस्थलीकरण का तीव्र विस्तार होगा। अब इसको इतनी बार हम रिपीट कर चुके हैं कि आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें लिखना क्या है। थार मरुस्थल राजस्थान से आगे बढ़कर हरियाणा, यूपी, पश्चिमी यूपी तक फैल सकता है। भारत का जो डेजर्टिफिकेशन डेजर्टिफिकेशन मैप भयावह हो सकता है। ठीक है, ये मरुस्थलीकरण को ही डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, अरावली का अभाव उत्तर भारत को मरुस्थलीकरण की ओर धकेल देगा, ये लाइन आप हाईलाइट कर सकते हैं लिखने के बाद। जल संकट अत्यधिक बढ़ेगा, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं, थोड़ा विस्तार से मेंस के लिए आप लिखेंगे। भूजल पुनर्भरण रुक जाएगा, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जो है गंभीर पेयजल संकट के चपेट में आ जाएंगे, सिंचाई का संकट आ जाएगा। ठीक है। मानसून पैटर्न और अधिक अनिश्चित हो जाएगा, पहले से अरावली मानसून को नहीं रोक पाती, अब ये और नहीं रह गया। वर्षा और अधिक अनियमित हो जाएगी, सूखा और बाढ़ चक्र तेज हो जाएंगे, कभी कभी यहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है, चक्रवाती वर्षा भी हो जाती है। तापमान का जो वहाँ पे बढ़ना है उसकी वजह से कई बार जो है मानसून के टाइम पर थोड़ी बहुत मात्रा तो बढ़ ही जाती है उसकी नमी की, तो अचानक से कभी कभी तेज़ बारिश हो जाती है।
क्योंकि बारिश सिर्फ पहाड़ से टकरा के हवा रुक रही है उसकी वजह से नहीं होती, संवहन की वजह से भी बारिश होती है, चक्रवात की वजह से भी बारिश होती है। तो बारिश जब होती है तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर, अभी पिछले साल ही शायद बाढ़ आई थी, पिछले साल या उसके पिछले साल, तेज़ी से। रेगिस्तान की जो बाढ़ होती है बहुत ख़तरनाक होती है, कभी आपने वीडियो देखा होगा वहाँ सऊदी अरब वगैरह का, तो उसमें तेज़ी से आपको लगता होगा कि पानी आ रहा है तो अरे वो पूरा बालू में सूख जाएगा, ऐसा नहीं होता है, उतनी तेज़ी से वो सूखता नहीं है, वो बड़ी तेज़ी से बाढ़ विनाश करती है। और पानी भी बह रहा है उसमें, बालू भी बह रहा है, वो ज़्यादा खतरनाक हो। खेत में एक बार वो पानी चला गया तो खेत फिर खेती के लायक रहेगा नहीं, उस पर 2 मीटर अगर मिट्टी बैठ गई, बालू बैठ गया तो अब उसका क्या करेंगे आप। तो ये खतरनाक है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का विस्फोट हो जाएगा, धूल भरी आंधियाँ आएंगी, PM 2.5 10 ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैव विविधता का विनाश हो जाएगा, वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाएगा, पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा, मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ जाएगा। जिन जगहों पर पेड़ काटे जाते हैं, आप जानते हैं जानवर फिर भाग के गांव में आएंगे, शहर में आएंगे, तो संघर्ष बढ़ेगा। अगर शेर वगैरह हैं तो लोगों को खाएंगे, लोग हैं तो फिर चाहे कोई भी जानवर उसे मार डालेंगे, तो ये तो संघर्ष बढ़ ही जाएगा। कृषि और खाद्य सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो लोग इस पर निर्भर हैं उनकी तो आजीविका गई ही गई, उर्वरता भी घटेगी, जो लोग खेती कर रहे थे इस साइड में जो थोड़ी बहुत हरियाली थी उस पर भी असर पड़ेगा। वर्षा आधारित खेती असफल हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, खाद्य सुरक्षा पर दबाव बढ़ जाएगा। सामाजिक परिणाम क्या हो जाएगा कि ग्रामीण शहरी पलायन बढ़ जाएगा। गांव में जो लोग थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, शहर की ओर जाएंगे। अब शहर में जाएंगे, दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, बहुत सारे लोग जो शहर में आ जाते हैं, काम नहीं मिलता, वो क्राइम की तरफ जाते हैं। जीवन को बचाना है तो उन्हें लगता है कि फ़िलहाल कुछ भी करके, सही गलत करके बस खाना मिल जाए, तो वो गलत काम भी करते हैं। तो इससे जो क्राइम रेट है वो बढ़ सकता है, और भी प्रदूषण, बाकी पूरा एक साइकिल है, एक दुष्चक्र है इसकी वजह से। वो हो सकता है आजीविका का संकट आ जाएगा, सामाजिक अस्थिरता आ जाएगी। तो अब यहाँ पर एक लाइन आप लिख सकते हैं, अरावली पर्वत का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत की जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, शहरी अस्तित्व की अनिवार्य शर्त है। ये कंक्लूजन में लिखने के लिए बहुत ही खूबसूरत लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पे जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, इंटरव्यू के क्वेश्चंस। क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप 1 मिनट निकाल कर इनमें से किसी भी एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कमेंट में? अगर आप सच में गंभीर हैं, सीरियस हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपका कमेंट में पहुँच जाएगा, आपको गाली देने लगेगा कि अरे तुमने इतना ख़राब आंसर कैसे दे दिया। आपको पब्लिक में ही आना है, सिविल सर्विस में आना है, तो लोगों के सामने आपको बहुत सारी बातें करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना है, तो कमेंट करने में क्या डर लगता है? कौन आपको जज करने वाला है यहाँ पे? अपने उत्तर को कमेंट में ज़रूर लिखिए, और कोशिश करिए कि आप याद दिला के लिखें कि मैंने इस प्रश्न का जवाब दिया है। ठीक है, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये दिमाग खोलने वाले प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मेंस में आंसर राइटिंग के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या किसी पर्वत की परिभाषा केवल ऊंचाई के आधार पर तय की जानी चाहिए? मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, अपने उत्तर को अरावली के संदर्भ में बताइए कि क्या ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अगर आप पर्यावरण मंत्रालय के सचिव होते, मान लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अरावली संरक्षण के लिए आप क्या कदम सुझाते? मंत्री जी को क्या कहते, सरकार से क्या कहते? आप सचिव हैं भाई पर्यावरण मंत्रालय के, तो आप क्या कहते? इस मामले में आपकी क्या राय है? ध्यान रखिएगा, जब यूपीएससी आपसे पूछती है कि आप इस पद पर होते, तो आपको उसी के अनुसार सोचना है, मान के चलना है कि आपके पास वो शक्तियाँ हैं। ठीक है, कई बार लोग कह देते हैं, जैसे यूपीएससी ने पूछा, मान लीजिए आप डीएम हैं और आपको ये फैसला देना है, अभी भी अपने आप को ये गरीबी मान के चल रहा है। जब आपसे कह दिया गया कि मान के चलिए कि आप ये हैं, तो आपको वही मान के जवाब देना है। ठीक है, एक आम आदमी मान के नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखिए। इसके बाद, क्या इस प्रकार के निर्णय आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है? बढ़िया क्वेश्चन है। क्या ये है ऐसा? इसका जवाब दीजिए। मान लीजिए किसी राज्य सरकार ने इस निर्णय का उपयोग कर अरावली क्षेत्र में खनन की अनुमति दे दी, राजस्थान सरकार ने दे दी, मान लेते हैं। एक प्रशासक के रूप में आप क्या करेंगे बताइए? आप मान लीजिए उस डीएम, वो उस
जो अरावली का जो हिस्सा आपके ज़िले में पड़ता है, आप वहीं के डीएम हैं और अनुमति दे दी गई है खनन की। आप डीएम हैं, आप क्या करेंगे? आपकी क्या राय होगी इस बारे में, ये बताइए। यदि स्थानीय लोग रोजगार के लिए खनन का समर्थन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आसपास के लोग कहते हैं कि यार खनन होना चाहिए, हमें रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। स्थानीय लोग उसका समर्थन करें और पर्यावरणविद इसका विरोध करें, तो आप दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप डीएम बनते हैं, एसडीएम बनते हैं और आपको मौका मिलता है, तो कई बार समाज के अलग अलग विचारधारा के लोगों को एक साथ लाकर उनके बीच समन्वय कराना पड़ता है। बताइए इसके बीच में संतुलन कैसे लेके आएंगे? सोचिए, ये विचार करने वाले प्रश्न हैं। और मैं सोच रहा हूँ इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँ। आप कमेंट में कह सकते हैं कि सर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाइए। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आ रहे हैं उनको हम इसी एंगल से, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के एंगल से देखेंगे। खैर, अरावली को यदि पर्वत न भी माना जाए तो भी उसे संरक्षित क्यों किया जाना चाहिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, इसको छोड़ो, जो जैसा है, अरावली रेंज जैसी भी है, मान लेते वो पर्वत है ही नहीं, बस ऊंचा भाग है, अगर हम उसे पर्वत न भी माने तो भी उसका संरक्षण क्यों ज़रूरी है? इस पे आपको जवाब देना है, बहुत महत्वपूर्ण। इस पे सोचिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। क्या भारत में पर्यावरण कानूनों को केवल भौतिक परिभाषाओं पर आधारित रखना पर्याप्त है? हम पर्यावरण से संबंधित कानून बना रहे हैं और सिर्फ ऊपर ऊपर कागजी भौतिक परिभाषाएं बना दे रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पर उसका असर क्या होगा वो देख ही नहीं रहे। क्या ये पर्याप्त है? क्या ऐसा होना चाहिए? इसमें आप पर्यावरणीय नैतिकता वाली बात जोड़कर अपनी बात पूरी कर सकते हैं। और भी है प्रश्न, अभी और है। क्या कानूनी रूप से सही निर्णय, बहुत महत्वपूर्ण है, ये एथिक्स में पूछा जाता है, क्या कानूनी रूप से सही निर्णय हमेशा नैतिक रूप से भी सही होता है? मेरे ख्याल से ये पूछा भी गया है 4th पेपर में, एथिक्स में। अरावली विवाद के संदर्भ में इसका जवाब देना है। तो ये कुछ प्रश्न हो गए। अब एक चीज़ मैं आपको, अरे हाँ अभी है एक और प्रश्न है। भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्णयों में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये भी प्रश्न है। इनमें से किसी भी एक का इस एक का जवाब दे सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब ज़रूर देंगे। और ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक करने में क्या जाता है, उसी से मुझे पता चलता है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई है, ठीक है। बाकी आप जानते हैं टॉप 300 की सीरीज़ चलती है, उसकी नोट दी जा रही है, एडवांस में नोट दी गई है। 4 सालों से मैं सबूत दिखा रहा हूँ, हर बार वहीं से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको क्या करना है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में बेसिकली आपको नोट मिल जाएगी। इस पर व्हाट्सएप करिए, जानकारी लीजिए, नोट लीजिए। ऐप से भी ये नोट मिल रही है। फ़िलहाल अभी स्पेशल ऑफ़र चल रहा है, आप इस पर मैसेज करेंगे, उसका लाभ ले लेंगे। और ये जो है इसकी पीडीएफ मैं ऐप में फ्री सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।